हाँ जी, देखो जरा। तो इतना हमें समझ में आता है कि एक्स क्यूब को अगर डिफरेंशिएट करके 3x² आया, तो इसे इंटीग्रेट करके यही रिजल्ट आना चाहिए, एक्स क्यूब ही आना चाहिए। इस बात से तो सब एग्री करते हो ना? हाँ बच्चे, यस सर। सब, या किसी को लगता है कि कोई और डिफरेंट आंसर होना चाहिए? नहीं, चलो तो देखो, अब इसके अंदर हमें एक रूल सीखना है कि ऐसा इसके अंदर क्या किया जाए जिससे आप एक्स क्यूब लेकर के आ पाओ। सबसे पहले तो इस 3, ये जो आया था डिफरेंशिएशन की वजह से 3, इसको पहले साइड करो, इसको बाहर करो। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का नहीं होता। चेंज आप वेरिएबल को करते हो और उसी चेंज को पलटने का काम, उल्टा करने का काम भी वेरिएबल पे ही होता है, कांस्टेंट पे नहीं होता। तो 3 एज इट इज है आपका। बात करते हैं एक्स स्क्वायर का, कि एक्स स्क्वायर का क्या हुआ होगा जिससे वो एक्स क्यूब होगा। इसकी पार बढ़ाई जानी चाहिए या कम करनी चाहिए कि वो एक्स क्यूब में चेंज हो जाए? हाँ जी, इंक्रीज। ये देखो 2 में 1 इंक्रीज करे, क्योंकि हमें एक कम हमने किया था पहले, एक कम किया था, तो उल्टा जाने के लिए एक बढ़ा दिया। और ये जो आपका डिफरेंशिएशन की वजह से एक्स्ट्रा 3 आया था, उस 3 को कैंसिल करना जरूरी था। तो उस 3 को कैंसिल करने के लिए इस बढ़ी हुई पार से, यानी 2+1 से आप डिवाइड भी कर रहे हो, ताकि ये पार्ट इस पार्ट को कैंसिल करे और आपका आंसर आ जाए x³ + c। सिंपल। दोबारा एक बार बोल रहा हूं, 3 को बाहर करेंगे। आप ही से पूछा मैंने कि x² में ऐसा क्या चेंज करे कि आपका रिजल्ट x³ के बराबर आए, तो आपने कहा एक पार बढ़ा दो। मैंने बढ़ा दी, बट उससे रिजल्ट आ जाएगा 3x³। हमें पता है कि 3 जो है वो डिफरेंशिएशन की वजह से आया था, और वो 3 नहीं आना चाहिए क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई 3 नहीं था, तो आपको उसे कैंसिल करना था, और कैंसिल तभी हो पाएगा जब आप बढ़ी हुई पार को डिवीजन में लेकर के आओगे। और थोड़ा आसान करते हैं, और एक और एग्जांपल लेकर के। 3 को बिना बाहर करे सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बात वही रहेगी, पर x⁴ को सॉल्व करना है। हाँ बच्चे, बोलना जरा क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 4x²। 4x³, ठीक है ना? यानी अब बारी आएगी 4x³ को इंटीग्रेट करने की। पहले से पता है कि आंसर क्या आना है? x⁴। ठीक है ना? यानी ये 4 तो बाहर रहेगा। रूल कैसा लगेगा? रूल ये रहेगा कि अगर कोई एल्जेब्रिक टर्म गिवन हो, तो उस एल्जेब्रिक टर्म पर हमें क्या करना है इंटीग्रेट करते हुए? उस एल्जेब्रिक टर्म की एक तो पार बढ़ानी है, और बढ़ी हुई पार से डिवाइड करना है, ताकि ये कैंसिल हो पाए और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपको मिल पाए। हाँ जी, डन यहां तक? यस सर। अगला एग्जांपल। इसका तो पता नहीं डिफरेंशिएशन ही सही बताओगे आधे या नहीं। हाँ जी, डिफरेंशिएशन ऑफ √x कितना होगा? 1/2 -2 फिर 3/2 देखा, 1/2 √x आएगा। कैसे? ये देखो, इसकी पार हाफ है, अंडर रूट का मतलब हाफ होता है, तो पार आपने आगे किया होगा और उसके बाद पार एक कम की होगी आपने, तो -½ आया होगा। उसी माइनस को नीचे ले जाकर के √x लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। हाफ x की पार -½ को इंटीग्रेट करते हैं, तो पहले से पता है कि √x + c आना चाहिए। आओ जरा देखें, 1/2, हेल्प करो थोड़ी, क्या किया जाए पार के साथ? इसके साथ क्या करें? 1 ऐड कर देंगे, तो -½ में अगर 1 प्लस कर दोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? +½ और उसी +½ से, यानी बढ़ी हुई पार से डिवाइड भी कर देना, तो ये आधा और आधा कट जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा √x + c। ये भी समझ आ गया? यस सर। अगला एग्जांपल, अगर मान लो डिफरेंशिएशन 1/x² का करना पड़े, तो सॉल्व करने पर आंसर कितना हो जाता है? 1/2x। बिल्कुल ठीक, हाँ जी, सही है ना? 1/2x। नो सर। -2/x। वेरी गुड। इसको लिखा जाएगा, एल्जेब्रिक फॉर्म में ले आओ ना। अगर ऐसा रहेगा तो क्वेश्चन टूल लगेगा, हमें नहीं लगाना क्वेश्चन टूल, इसीलिए उसको नॉर्मल एल्जेब्रिक में चेंज कर दो। अब ये नॉर्मल एल्जेब्रिक की तरह हो गया, आपको खाली डिफरेंशिएशन बताना है। बताओ जरा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -2x/-3। -3। तो -2 आगे
x की पावर -3, यानी अगर मैं -2 x की पावर -3 का इंटीग्रेशन करता हूं तो आंसर पहले से पता है 1/x² + c आएगा। देखते हैं जरा। -2 कांस्टेंट है सेम, x की पावर -3 के साथ क्या करना चाहिए कि वापस उसके जैसा बन पाए, क्वेश्चन जैसा, +1 और नीचे कुछ फालतू टर्म को हटाना है उसके लिए -3 + 1 ये पार्ट इस वाले पार्ट से कट 1/x² + c आंसर आ गया। हाँ जी, आई होप आपको समझ आ रहा है ये सारा। यस सर। जनरल फॉर्म में डाल रहा हूँ रिकॉर्डिंग, हाँ हो तो रही है। हाँ जी, जनरल फॉर्म में डाल रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x अगर सॉल्व किया जाए तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx की पावर n -1 मैं इस टर्म को नहीं ले रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ जनरली कि अगर कोई ऐसी एल्जेब्रिक टर्म, अब इससे मैच मत कराने, इससे मैच होगा भी नहीं, मैं वो टर्म ही नहीं ले रहा। अगर हमें सीधा x टू द पावर n गिवन होता किसी क्वेश्चन में तो इसे सॉल्व करके कैसे निकाला जाता है आंसर? x टू द पावर बढ़ाओगे, वेरी गुड, अपॉन n + 1 + c। ये इंटीग्रेशन है आपका एल्जेब्रिक का। इससे नहीं जोड़ा मैंने, इससे मैंने जोड़ के देखा ही नहीं है, ठीक है ना। हमने तो देखा कि भाई कोई भी एल्जेब्रिक आ जाए, x की पावर n का कोई भी एल्जेब्रिक आ जाए तो रूल क्या है, इस बार पार बढ़ानी है। पहले कम करते थे, पार बढ़ानी है, पहले आगे लिखते थे कांस्टेंट को, इस बार डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चल डन यहां तक। ओके सर। 3 हो गए, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक। हाँ जी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना? Sin inverse x plus c. sin inverse x plus c नालायको साइन वालों, x plus tan c. आएगा, tan इनवर्स x + c। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कितना? अटकना मत, अब पहले पहचानो कौन सी कैटेगरी में है। x power -3. वेरी गुड, -3 तो खैर नहीं आएगा। हाँ जी, -2/x की पावर। क्या कर रहे हो कार्तिक? आप ये देखो कि ये अब आपको सीधा इंटीग्रेशन वाला पार्ट, सॉरी, आपको अभी से इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से चलो, आपने पूरा समझ तो लिया सब कुछ, अब वो रूल लगाने की बारी आती है। रूल बताओ क्या होगा। x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। हमने एल्जेब्रिक पढ़ा कि एल्जेब्रिक में x की पावर n होना चाहिए। क्या मैं इसे x की पावर n के जैसा लिख सकता हूँ? Yes, -2. -2। आपको ये पहचानना पड़ेगा, यही सब बातें आपको सीखनी है कि 1/x² को लिखा जा सकता है x की पावर -2। ठीक, और अब अपना रूल लगा दो, पार बढ़ा दो, बड़ी हुई पार से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, अभी और सीखते हैं। अंशदीप, भगत, 2 मिनट दो, अभी आपकी क्वेरी का जवाब मिलेगा। मैंने क्यों अभी नहीं टोका है, उसका रीजन है। हाँ जी, अगले वाला। मान लो 1/x³ आ जाए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1। x की पावर -3 का इंटीग्रेशन अभी करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पार क्या करनी है? बढ़ानी है और बढ़ी हुई पार से डिवाइड करना, -3 + 1 + c। को डाउट यहां तक? ये समझ आ रहा होगा? अच्छा, यस सर। 1/x³ का अंडर रूट आ गया, अब क्या करोगे? x की divided पावर by अंडर रूट को x³ है ना, अंडर रूट को और कैसे लिखा जा सकता है? अंडर रूट का रिप्रेजेंटेशन और कैसे होता है? रेज़ टू द पावर हाफ। ओके, इसी को लिखा जा सकता है 1 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके x रेज़ टू द पावर 3/2। अब इंटीग्रेशन नहीं है, अभी तो खाली सिंप्लीफाई हुआ। इंटीग्रेशन तो मुझे इसका भी नहीं पता, 1 का भी नहीं पता। हमने तो इंटीग्रेशन x की पावर n का पढ़ा हुआ है। इसे सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा x की पावर n में, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा ताकि उसके जैसा ही दिखे जो हमने पढ़ा हुआ है। मैंने कहा ना, जरा सा भी चेंज होगा आप नहीं कर सकते क्वेश्चन। बोलो जरा क्या होगा इसका आंसर? x की पावर -3/2 + 1 अपॉन में -3/2 + 1। वेरी गुड, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड। हाँ जी,
इसका क्या होगा? log x log x. Not defined. बोलो बोलो जल्दी बोलो, इसका क्या होगा? Log x plus log x plus c मेरी बिल्कुल। अब जरा अंशदीप आपकी बात और भगत आपकी बात पर आते हैं। बच्चे, इन लोगों ने 1/x² का जवाब दिया था log x² प्लस सी। ये सही है गलत है पहले मुझे बता दो। क्या मैं इसका ये लिख सकता हूं 1/x² नहीं का? भैया नहीं लिख No, सकता। sir. इसका डिफरेंशिएशन करके कभी ये आ ही नहीं सकता। और दिखाऊं डिफरेंशिएशन। log का ये होता है, साथ में x² का करोगे तो 2x आएगा, आंसर आएगा 2/x। मतलब log x² इसका सही आंसर नहीं हो सकता। log तो खाली सिर्फ एक ही का है। हमने जब डिफरेंशिएशन किया था तो रिजल्ट आया था 1/x, यानी सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करके आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तभी मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहे आप लोग। तभी मैंने कहा जो आप पढ़ रहे हो ना मेरे साथ साथ, जैसे आपने ये पढ़ा कि इसका इंटीग्रेशन लॉग है, अगर जरा सा भी कोई चेंज होगा 1/x², 1/x³, मतलब ये लॉग का क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। जरा सा भी चेंज होगा, आप अपनी मर्जी से फॉर्मूले अप्लाई करके मत आना, ठीक है? हाँ जी बताओ। तो 1/x का फाइनल एक बार 1/x का अगर मैं एल्जेब्रिक से करूं, x की पावर n वाले से करूं, तो क्या दिक्कत है उसके अंदर? Not defined. ये आ Sir, जाएगा x की x की power पावर 0 -1+1 अपॉन में -1+1, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा नीचे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो हमें दूसरा कोई ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। क्या कोई ऐसी टर्म थी जिसको सॉल्व करके 1/x आया था? तो आपको पता है log ऐसी टर्म है जिसको सॉल्व करके 1/x आया था, यानी इसे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो रिजल्ट वापस से वैसा ही आना चाहिए। हाँ जी, है कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम इन तीनों को लेकर के, मतलब ये तीन हो गए हमारे कंप्लीट, अब आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बच्चे, है कोई डाउट? No, sir. क्लियर है, चल। इसीलिए डिस्कशन ना ये शुरू में तो बहुत जरूरी है, इसलिए डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आप वीडियो पर देख करके भी मतलब आप क्या ही करोगे इसका। अभी कम से कम दिमाग लगाने का मौका तो मिल रहा है, इसलिए बेटर होगा क्लासेस लो आप। अच्छा, अगला आइलेट में इनवर्स हो गया, लॉग हो गया, एल्जेब्रिक हो गया। अगला नंबर किसका है? ट्रिगो का। x Trigo. ट्रिगो में 6 टर्म्स होती थी ना। साइन, साइन का पेयर किसके साथ था? मतलब किनके डिफरेंशिएशन आपस में एक जैसे ही थे, या टेली करते क्या रिलेशन था? साइन का किसके साथ? cos cos या गलत जवाब, कॉस के साथ। कॉसेक, हाँ, कॉस के साथ। अच्छा, अगला पेयर बनाओ। Tan cos. गलत जवाब। tan यही होता है ना, Sec. नहीं पढ़ते तो Tan यही tan होता है। sec हाँ, टेन का सीकेंड के साथ है। और अब ये सोचो जरा, जब तक आपको ये याद नहीं होंगे ना, तब तक कैसे करोगे आगे? वहां तो देखते ही एकदम इमीडिएट आना चाहिए कि हाँ ये रिजल्ट था इसका। अगर वो नहीं आएगा तो आप फिर पीछे रह जाओगे, फिर आपको बहुत टाइम लगेगा ये सब चीजें याद रखने में, समझने में। कार्तिक, हाँ बहुत डिफरेंस है इसमें। जब मॉडुलस लॉग लिखते हो तो आपको ये पूरा रिजल्ट, आप कह रहे हो मॉडुलस के अंदर है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर आपने कभी लॉग का ग्राफ बनाया हो या देखा हो तो लॉग कभी नेगेटिव आता ही नहीं है। y का रिजल्ट फंक्शन में कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, ठीक है? तो बाहर वाले मॉडुलस का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि अंदर से ही लॉग पॉजिटिव आने वाला है। मैंने आपको एक बार शायद लॉग टेबल थोड़ा दिखाया था, शायद, ना तो मुझे याद है दिखाया था मैंने। हाँ जी सर Yes, sir. तो लॉग टेबल में आपने देखा था 0 0 0 से शुरू हो रही थी वैल्यू, उसके बाद वो आगे बढ़ती चली जाती है वैल्यू पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव नहीं होती। हाँ बच्चे, अगला बताओ, नेक्स्ट वाला। बच कौन सा पेयर गया अब? quarter cosec क्वार्टर कॉसेक का, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, जवाब अब आप ही को देना है। साइन को चेंज करके, क्योंकि पढ़ा हुआ है आपका, साइन को चेंज करके क्या आता था? Cos x ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने निकाल रखा है सबने। कॉस को चेंज करने पर क्या आता था? minus minus sin sin minus x. sin x आप चाहे इनवर्स के फॉर्मूले चेक करो, चाहे आप ट्रिगो वाले फॉर्मूले चेक करो, जो टर्म्स सी से शुरू हो रही है उन सबके आंसर में माइनस आ रहा है, चेक कर लो।
ये सी से शुरू था तो माइनस आया, इधर माइनस था, इधर माइनस था। इवन ट्रिगो के अंदर भी ऐसा ही होगा कि आपके जितने भी ये सी वाली टर्म से शुरू हो रहे हैं सबके माइनस आने वाले, यानी यहां पर भी माइनस आएगा, यहां पर भी माइनस आएगा और यहां पर भी माइनस आएगा। तो कॉस का आंसर कितना? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। ठीक है। चलो tan का डिफरेंशिएशन बोलो, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? साइन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और सीकेंड का कितना होगा? सेक एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स। माइनस तो हो नहीं सकता बच्चे, माइनस तो हो नहीं सकता। माइनस नहीं सेक आएगा। एक्स tan x, बिल्कुल ठीक। वो मैंने थोड़ा बहुत याद करने के लिए आपको बता दिया था, नहीं याद रहता तो ऐसे याद कर लो। सीकेंड एस है तो सेल्फिश है, अपना है फिर जाकर के दूसरे को देगा। tan बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोनों इससे बड़ी खुशी से दूसरे को दे देता है, जिसके साथ पेयर बना उसके साथ। और बिल्कुल इनके रिलेटिव भी ऐसे ही करने वाले हैं। tan सीकेंड और कॉट कोसीकेंड बिल्कुल सेम इसी को फॉलो करने वाले हैं। तो बताओगे जरा, अगर tan ने दोनों हिस्से सीकेंड को दे दिए थे तो कॉट दोनों हिस्से किसको दे देगा? अपने रिलेटिव, जिससे पेयर बना हुआ है कोसीकेंड के साथ। तो ये आ जाएगा माइनस कोसीकेंड माइनस, मतलब माइनस कोसीकेंड इंटू कोसीकेंड, यानी माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये क्या करेगा? कॉसिक सेल्फिश है, सेक की तरह क्या करेगा? अपना हिस्सा दूसरे का हिस्सा। आप देख रहे हो कि ये टर्म्स हैं सॉल्यूशंस में, ये टर्म्स हैं जो आपको क्वेश्चन में नजर आएंगे और आपको इनके इंटीग्रेशन निकालने होंगे। ठीक है, चलो बता दो फिर, शुरू करते हैं। पहला इंटीग्रेशन हमसे किसका पूछा जाएगा? cos x, cos x को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलने वाला है हमें? sin x मिलेगा। प्लस सी, और सॉरी, बिल्कुल प्लस सी, बिल्कुल ठीक जवाब। हाँ जी, पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको माइनस के साथ ही sin x पूछा जाए, बिना माइनस के भी आ सकता है। अच्छा, बिना माइनस के आए तो मतलब बाहर प्लस है कि माइनस है? अगर बिना माइनस के आए तो प्लस है, प्लस का है, उस प्लस को ब्रेक कर देना दो साइन में। माइनस माइनस भी तो प्लस ही होता है ना, तो ब्रेक कर दो। अब बता दो माइनस साइन एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन? cos x, माइनस साइन एक्स का cos x होता है। तो आप देख सकते हो माइनस साइन एक्स का cos x है, साथ में एक एक्स्ट्रा माइनस था, उसकी वजह से आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस cos x प्लस सी। सिंपल एक और तरीके से समझाऊं तो sin x का निकालना है, इसका माइनस यहां चला जाएगा, तो sin x को सॉल्व करके आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा माइनस cos x। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है कशिश, वही समझाया कि अगर डायरेक्ट sin x का भी करोगे तो बस एक बात का ध्यान रखना कि जब आप sin x को सॉल्व करो तो आपको रिजल्ट में माइनस cos x लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। हम याद कैसे रखेंगे, हम इतना ध्यान कैसे रखेंगे? सिंपल, इस बार अगर आपके आंसर्स, मतलब जब आप इंटीग्रेट करोगे आपके आंसर्स अगर सी से स्टार्ट होंगे तो माइनस आएगा ही आएगा। अभी देखते हैं और भी देखते हैं। चलो अगला बोलो, साइन के बाद अब अगला नंबर किसका होगा? किसका इंटीग्रेशन करना है? sec स्क्वायर एक्स, tan का कहा, सीकेंड स्क्वायर का, आंसर का। तो सॉल्व करके रिजल्ट क्या देगा? tan x प्लस c, अभी तो देख करके बहुत आसान लग रहा है, बट एकदम से पूछ लिया जाएगा सीकेंड स्क्वायर का कितना है, वही दिमाग घूम जाता है कि इसका क्या होगा। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। अगला किसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा? secant x tan x, सीकेंड एक्स tan x का। अगर sec x tan x का इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका रिजल्ट क्या चाहिए? इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? sec x प्लस सी। sec x plus c, अच्छा, अब किसका इंटीग्रेशन आएगा? अगला कौन सा पूछा जाएगा हमसे? माइनस cos x स्क्वायर। माइनस जरूरी है कि आए? बिना माइनस के नहीं आ सकता। माइनस कोसेकेंड स्क्वायर है, नहीं, क्या माइनस के बिना पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे? यस क्वेश्चन में तो सीधा आ सकता है ना, कोसेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकाल करके दे दो। तो आप बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे आप? माइनस cot x। और अभी मैंने समझा दिया कि अगर आपके आंसर में c वाली टर्म आने वाली है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब
और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? cos x cot x minus 1 कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसका इंटीग्रेशन बता दो क्या होगा। तो क्या होता है भाई इसका, आपके अकॉर्डिंग क्या है इसका? minus cos x वेरी गुड, Plus माइनस C. कोसिकेंट एक्स प्लस सी, क्योंकि आंसर सी से है। डन? यहां तक याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी ना आपको। डन यहां तक? हाँ जी। आप मुझे देख करके बताओ, ये इंटीग्रेशन मुझे किन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के आंसर नहीं बता पाया है। ये जो सॉल्यूशंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन सॉल्यूशंस में कौन सी टर्म के इंटीग्रेशन मुझे पता ही नहीं चले अभी तक। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रह गए? minus और cos क्या? square sec x tan x tan x cot secant x x tan का cot पता नहीं x चला। cosecant x वेरी गुड। कॉट का पता नहीं चला, सीकेंट का पता नहीं चला, और कोसिकेंट का भी समझ नहीं आ रहा। क्या इनके इंटीग्रेशन नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। निकालने का तरीका कुछ अलग हो जाएगा, वो डायरेक्टली नहीं निकल सकता। अभी तो हम आज डायरेक्टली सीख रहे हैं कि अगर सीधा सीधा उल्टा कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट रहेगा, वो हमें नहीं पता। मतलब इनके हमें नहीं पता, क्योंकि किसी भी टर्म को डिफरेंशिएट करने पर ना तो अकेले tan आया, ना सीकेंट आया, ना कॉट आया, ना कोसिकेंट आया, इसलिए हमें उसके इंटीग्रेशन भी नहीं पता। बट जब हम सब्स्टिट्यूशन सीख जाएंगे तो आपको एक एक टर्म का इंटीग्रेशन आता होगा। ठीक है? ठीक है, जरूरी है कि सी के Okay, सी sir. से आंसर है तो माइनस आएगा, अगर ऊपर इंटीग्रेशन में माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है तो थोड़ी ना आएगा। बच्चे कशिश, आप मतलब बात इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हो? मान लो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ रहा था, ठीक है ना, मैंने आपको इसका बता दिया, आप इसका डाल दो। हमने इसका आंसर ढूंढ लिया और वो नेगेटिव आ रहा है, बाद में कट कर देना, बात तो वही पड़ गई कॉट एक्स। ठीक है? इतना टेंशन वाली बात थोड़ी है, ये तो हो जाएगा आराम से। चल, ताकि ये अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, ये बात हम बाद में करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कराने दो। चलो, ट्रिगो डन यहां तक। इनवर्स हो गया, लॉग हो गया, ट्रिगो हो गया, एल्जेब्रिक हो गया। अब आते एक्सपोनेंशियल पर। डिफरेंशिएशन आपने सीखा हुआ है, आप मुझे बता दो किस किस के एक्सपोनेंशियल में डिफरेंशिएशन सीखे हुए हैं हमने। ex और ax वेरी गुड। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? X ex Ex. और ax Same. का कुछ अलग था। ax log a Ax log a. Ex. Ax log ax ax log डन। हाँ बच्चे ध्यान से सुनना, यानी अगर क्वेश्चन में ex का इंटीग्रेशन करने को आ जाए तो ये तो मुश्किल ही नहीं है, ये तो अकेले एक ऐसी टर्म है जिसका ना डिफरेंशिएशन याद करना पड़ता है ना इसका इंटीग्रेशन याद करना पड़ता है। रिजल्ट क्या होगा? अरे 9:20 तक चलेगी, 9:20 तक ex ही रहेगा। मैंने प्लस सी सबके साथ जोड़ा है ना? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट अप। हाँ बच्चे, Yes, sir. मान लो पेपर में क्वेश्चन कभी आ जाए ax का इंटीग्रेशन निकाल दो, तो छोड़ के थोड़ी आओगे, और पेपर में आते ही है ax, वो ax log a देता ही नहीं है आपको। पहले मुझे बताओ, log a कांस्टेंट है वेरिएबल है? a कैसा था? constant a कांस्टेंट है तो log a भी कांस्टेंट ही होगा, log लिया उसका तो कांस्टेंट ही होगा। हमें नहीं पता इसका क्या होता है, बट हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। अगर log a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के पास ये पार है कि वो अंदर बाहर कहीं भी जा सकता है। वेरिएबल बिना इंटीग्रेट हुए बाहर नहीं आ सकता, बट कांस्टेंट ऐसा है जो अंदर बाहर कहीं भी लिखा जा सकता है, क्योंकि उस पर इंटीग्रेशन का कोई असर ही नहीं है। मैं काम करता हूं, मैं इसे log a से मल्टीप्लाई log a से डिवाइड कर देता हूं। क्या ये बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया जैसा हमें आंसर वहां से मिला था डिफरेंशिएशन से? आप Yes, इसी का sir. इंटीग्रेशन Yes, कर रहे हो ना, sir. तो ax log a का इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो बता दो ax log a का इंटीग्रेशन करने पर, इसका इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या आएगा? ax plus c गलत जवाब। ax by log a plus वेरी गुड। ax अपॉन log a प्लस सी। यानी अगर मैं ये नहीं भी करता, ये स्टेप मैं नहीं भी करता, तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर होगा ax का वो आएगा ax अपॉन में log a
प्लस सी। ठीक है, हाँ जी, डन यहां तक? Yes, sir. हाँ, तो मैंने कब कहा कि भाई परफेक्ट हो गए? नहीं याद होंगे फॉर्मूला, किसी को पहली क्लास में कहाँ से याद होगा? अभी आज तो आपने सीखा है, याद करने की जिम्मेदारी आपकी है, ये आपको करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करा सकता हूँ, वो मैं करवा दूंगा, वो करना जरूरी भी है, बट याद एक बार तो पढ़ो आप। ठीक है, लॉग वाला मान से मैंने ये किया कि मुझे ax का इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा था, बट हमें ये पता है कि अगर ax log a होता तो उसको सॉल्व करके ax लिखा जा सकता था। मैंने बस इस क्वेश्चन में log a से मल्टीप्लाई log a से डिवाइड कर दिया ताकि ये बिल्कुल ऊपर वाले से मैच करे, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है कि ax आएगा, ये एज इट इज पड़ा रहेगा, ऐसे ही यहाँ पर बचा रहेगा, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है मानसी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना? पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा ex प्लस 7 टू दी पावर x, इसका इंटीग्रेशन निकालो। मना थोड़ी कर दोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कांस्टेंट है, इधर उधर जा सकता है। ये सपोज इधर चला गया, आपसे कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन कर दो ax का, तो जवाब होगा ax बाय log a, उसका आंसर है। सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है तो आंसर होगा ax बाय log a। ठीक है ना? अब आपसे पूछा जा रहा है इसका इंटीग्रेशन, बताओगे ex का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है? ex को सॉल्व करके क्या मिलेगा? Ex बट 7 टू दी पावर x का क्या होगा? 7 to the 7 power to the x or power log x 7. is log 7. 7 to the power x upon log 7. अगर आपको याद रह जाता है तो बिल्कुल, नहीं तो आप log 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख देना। बिल्कुल बिल्कुल अंशदीप, सही जवाब है। हाँ जी, आए समझिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बाद में log से डिवाइड जरूर करना, ये भूलना मत। वहां मल्टीप्लाई किया था डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। हाँ जी, फॉर्मूले सारे कंप्लीट हो गए हमारे। कोई दिक्कत है इसको लेकर के? हाँ जी, है कोई दिक्कत? No, sir. नहीं राघव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने इंटीग्रल्स आपने किए, और यहाँ पर 2c 3c 4c से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करके आंसर कांस्टेंट ही रहेगा, तो हम उसी का रिप्लेसमेंट c लिख देते हैं सीधा। ठीक है, एक ही कांस्टेंट वो काफी है, सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि कोई कांस्टेंट था वहां पर। चलो हाँ जी, क्वेश्चन आपके लिए एक बेसिक है। चलो एक एक करके बोलना शुरू करो, पहले जिससे पूछूं सिर्फ वो जवाब दे। अदिति, आपसे पहला क्वेश्चन, 1 अपॉन, ये ना आपको एडिशन की फॉर्म में ऐसे मिलेगा, जिसका मतलब ये होगा कि अगर ब्रैकेट खोला जाए तो आपको इस पार्ट को अलग इंटीग्रेट करना है, इस पार्ट को अलग इंटीग्रेट करना है, ये पार्ट अलग इंटीग्रेट होगा, नेक्स्ट पार्ट अलग इंटीग्रेट होगा, सिमिलरली लास्ट पार्ट अलग इंटीग्रेट होगा। ठीक है, ये इस तरीके से, मतलब ये है अलग अलग इंटीग्रेट होगा। आप ये स्टेप अवॉइड कर सकते हो, दिमाग में सोच लो कि हाँ अलग अलग इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो बताओ 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? X minus 3 plus 1 upon minus 3 plus 1. बिल्कुल ठीक, इसे ऊपर ले जाना, और एल्जेब्रिक वाला जो रूल था, बिल्कुल सही बोला आपने, एल्जेब्रिक वाला रूल यहां लगा देना, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अंशदीप आपसे, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सत्येंद्र थोड़ी गलती, अमन बिल्कुल सही जवाब, भगत बिल्कुल सही जवाब, ज्योति, अंशदीप आपका भी आ गया। चलो हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। sin x को सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो c से शुरू होगा। याद है वो बात जो मैंने समझाई थी? c वाले रिजल्ट में क्या ध्यान रखना है हमने? Negative. नेगेटिव आ जाएगा। Negative sign. अभी Minus. गलतियां होंगी,
कोई दिक्कत नहीं, अभी गलतियां करो बट सीखो जरूर अपनी गलतियों से। ये हो गया पहला पार्ट। अगले पर आते हैं। 1/1 + x², याद करके बताओ, कोशिश करो दिमाग लगाने की, पढ़ा हुआ है हमारा। 1/1 + x² किसी टर्म का डिफरेंशिएशन था, किसका? Tan inverse. tan Tan inverse inverse x plus 2. tan का, साइन का नहीं, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन था, तो वापस tan में आ गया। अच्छा कार्तिक, 1/, कोई नहीं बोलेगा, कार्तिक 1/sec(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा? वेरी गुड कार्तिक। हमें नहीं पता 1/sec(x) का, हमें नहीं पता, बट क्या 1/sec(x) को किसी और फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्या कोई और तरीका है इसको लिखने का? बिल्कुल ठीक, 1/sec(x) ही होता है cos x के बराबर। क्या 1/sec का तो नहीं पता था दीप्ति? फिर वही secant x secant इनवर्स कैसे बन जाता है? हाँ जी, 1/sec(x) रेसिप्रोकेशन ऑफ ट्रिगो secant x cos x होता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपने बताना है। हाँ जी, cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब वैभव, x⁻⁻1 का इंटीग्रेशन। सतविंदर, प्रिया, शिवम, वेरी गुड। हाँ वैभव, x⁻1 + 1 अपॉन मतलब log एक रूट में मॉडुलस में x हो जाएगा प्लस c, log मॉडुलस में x प्लस c। वैसे मैंने वैभव से पूछा था, वैभव आपने सुना नहीं ना, जवाब नहीं दिया ना आपने। सर यहाँ पे सी नहीं आएंगे, हर में आते हैं। वो भी इकट्ठा कर देंगे, बाद में कर देंगे। दीप्ति अपना मार खाओगे, सच में मार खाओगे। अभी समझाया था कि अगर x⁻⁻1 होगा तो उसके अंदर आप एल्जेब्रिक वाला रूल लगा ही नहीं सकते। हाँ कोई बात नहीं राघव, कोई बात नहीं। हाँ जी, अभी समझाया था मैंने। मानसी आप भी गलत कर रहे हो। ये क्या मतलब x⁻0 में log x? हाँ जी, x⁻−1 का ही दूसरा मतलब होगा 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन सीधा होता है क्या? वेरी गुड धृति, अदिति, दीप्ति, बिल्कुल सही जवाब, log x। तो सीधा आंसर आ गया log x, मॉडुलस में रख देना बस। और इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, सबके इंडिविजुअल जो कांस्टेंट्स होंगे इकट्ठा करके एक साथ दिखा दो प्लस c। इंडिविजुअल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इकट्ठा दिखा दो कि इस इक्वेशन का कोई कांस्टेंट होगा, वो हमने यहाँ लिख दिया, नोट कर लिया हमने। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल, सबसे छोटा क्वेश्चन, x²। चलो भाई ट्राई करो, बताओ कैसे होगा। साची पहले आपसे। सर x² को मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। अच्छा ऐसा नहीं कर सकते क्या कि x² का इंटीग्रेशन हम अलग कर लें इनटू √x + 2 का इंटीग्रेशन हम अलग कर लें? ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते सर, हाँ जी, कर सकते हैं। नालायको, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। रीजन पता है क्या है? आपके पास dx 1 है और आप ऐसे लिख रहे हो, जिसका मतलब है कि आपने दो dx अपने आप ही कहीं से उठा लिए हैं। हो सकता है क्या ऐसा? किसी एक के साथ ही जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन में। अगर एक dx है तो किसी एक के साथ ही जाएगा ना, या दोनों के साथ चला जाएगा? हाँ ना तो बोल दो अब। एक के Yes. साथ जाएगा सर। एक के साथ जाएगा। तो याद रखना, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में आपने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना, उनके अपने अपने रूल है। जैसे हमने प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल पढ़ा हुआ है ना, ऐसे इनके अपने अपने रूल है। तो हमें नहीं करना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलग अलग, पॉसिबल ही नहीं है। उनके अपने रूल है, वो देखे जाएंगे बाद में। तो याद रखना, कोई क्वेश्चन अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, कोई क्वेश्चन अगर डिवीजन में आ जाए, तो भूल के भी ऐसा मत करना कि न्यूमरेटर अलग सॉल्व कर रहे हो, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व कर रहे हो, या ये अलग सॉल्व हो रहा है, दूसरा ब्रैकेट अलग सॉल्व हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। चलो, अगर मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक नहीं हो सकता तो और कोई तरीका? साची आपने क्या बोला था, क्या करना है हमें? ब्रैकेट ओपन कर देना। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे सर। ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि dx दोनों के साथ है, मतलब
ये वाला पार्ट भी इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू x और ये वाला पार्ट भी इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू x। साची पहले वाले पार्ट में रूल हमें नहीं पता मल्टीप्लिकेशन का, क्या कोई और ट्रिक है जिससे बहुत सिंपल टर्म हो जाए और जो हमने पढ़ा हुआ है उसे हम सॉल्व कर पाए? है कोई तरीका क्या? सर x की पावर 3/2 हो जाएगी। वेरी गुड। अंडर रूट को स्क्वायर 3/2 नहीं, 3/2 नहीं, 3/2 नहीं। हाँ जी, बट आपने ये सही बोला कि पावर इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये x2 है, बिल्कुल, और ये हाफ है, 2 बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट है, कोई काम नहीं है इसका इंटीग्रेशन में। आप देख सकते हो कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, और हमें पता है कि बेसिस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है। ये वो टर्म है सिंप्लीफाइड जिसमें जो मैं सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि इसका रूल मुझे पता है। ऊपर वाले किसी टर्म का कोई रूल मुझे नहीं पता था, बट अब सॉल्व हो सकता है। रूल के हिसाब से बताओ कौन सा रूल, आइलेट का कौन सा रूल इसके ऊपर लगने वाला है? पहले तो अलजेब्रिक वाला। और रूल कहता क्या था, क्या करना है हमने? पावर इंक्रीज, पावर ऐड 5/2 + 1 पावर बढ़ा दो और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो। इधर भी सेम अलजेब्रिक का रूल ही, पावर ऐड कर दो और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो, साथ में +c। फाइनल आंसर ये नीचे 7/2 होगा तो वो 2 ऊपर चला जाता है, 7 नीचे बच जाता है तो 2/7 बन जाएगा। यहां पर 2/3 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हाँ जी, आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। कोई डाउट है? नहीं भैया। हाँ नो जी, सर। अब सुनना, होमवर्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बेसिक का बता रहा हूँ आपको मैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो ये मत सोचना कि नंबर बहुत ज्यादा है तो कैसे होगा, ट्राई जरूर करना। सर एक बारी पेजेस ग्रुप में भेज देना अभी। ठीक है बच्चे, पेज नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर, मैं भेज देता हूँ अभी आपको, मेरे पास कोई फोन नहीं है। ठीक है, वो वाला ग्रुप वाला, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा अभी। चलो, या कोई भेज दो, हिमांशु आप ही भेज देना। अभी बुक ले गए हो आप? तो मैं लेके नहीं आया अभी। चलो ठीक है, मैं भेजता हूँ थोड़ी देर में। तो भैया आ जाए, अभी आएंगे क्या?